गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करेंगे हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे जिनमें भी हिंदी लैंग्वेज पूछी जाती है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं हिंदी लैंग्वेज के वो थोड़े एडवांस लेवल के हैं। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी के लिए तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ये एक एडवांस लेवल के हैं, एडवांस लेवल की तैयारी आपकी इनसे हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो किसी भी लैंग्वेज के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है वर्णमाला। तो इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। ऐसे ही होती है हर किसी लैंग्वेज की। तो क्रमबद्ध जो समूह होता है वर्णों का उसको हम कहते हैं वर्णमाला। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश है। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखो इसमें ऑप्शन में से हो जाएगा हमारा आंसर करेक्ट ध्वनि। अगर यहाँ पर वर्ण होता तो वर्ण भी करेक्ट आंसर होता, क्योंकि ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई और उसी को ही हम वर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वो एक ध्वनि निकलती है। तो या तो ध्वनि या फिर वर्ण, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाए, आपके दोनों सही रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला के संयुक्त वर्ण हैं। संयुक्त वर्ण होते हैं जो कि दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हों, उनको बोलते हैं हम संयुक्त वर्ण। तो ऐसा ग्रुप जो दिख रहा है वो दिख रहा है हमें डी ऑप्शन में, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये सब जो हैं ये हमारे संयुक्त वर्ण हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की नाप को क्या कहते हैं? देखो जो भी हम स्वर का उच्चारण करते हैं, जैसे हम आ का उच्चारण कर रहे हैं या फिर हम ई का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा समय लग रहा है उसकी नाप को हम क्या कहते हैं? तो उसे देखो कहा जाता है मात्रा। क्योंकि अगर किसी वर्ड में मात्रा है तभी हमें उच्चारण में टाइम लगता है। और बाकी जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं ये सब आपके स्वर के टाइप हैं। तो स्वर के टाइप तो आंसर होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रा। तो मात्रा ही कहते हैं जिसके कारण स्वरों के उच्चारण में समय लगता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क वर्ग के व्यंजनों को क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा जो व्यंजन है वो अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, अलग अलग ग्रुप में हम बांटते हैं, जैसे दंत्य, दंतव्य, कंठ्य या फिर तालव्य। मतलब इनको हम ग्रुप में क्यों डिवाइड करते हैं? इनका उच्चारण जहाँ से भी होता है, जीभ के हमारे जो भी, मुंह के हमारे जो भी जिस भी हिस्से से होता है उसी के आधार पर इनका हम नाम रखते हैं, इनका नाम रखा गया है। तो इसी तरह से जो कै वर्ग के व्यंजन हैं उनको कहा जाता है कंठ, क्योंकि इनका उच्चारण कंठ से होता है, मतलब गले से होता है, तो इसलिए इनको कंठ व्यंजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विराम चिन्हों में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? देखो जो चिन्ह होते हैं ये हिंदी लैंग्वेज में जो यूज़ किए जाते हैं इनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से कोई भी चिन्ह पूछा जा सकता है कि कौन सा चिन्ह, मतलब कौन सा चिन्ह क्या कहा जाता है, उनका नाम पूछा जा सकता है या फिर पहचान पूछी जा सकती है। तो देखो निर्देशक चिन्ह हमसे पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये होता है निर्देशक चिन्ह, जिसको कि रेखा चिन्ह भी कहते हैं। ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जैसे हम कोई एग्जाम्पल बताते हैं, कोई उदाहरण देते हैं और हम लिखते हैं ना, जैसे जैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल बताएंगे, फिर उसके बाद जैसे के बाद जो ये चिन्ह का हम यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। और ये थोड़ा बड़ा रहता है। इसके अलावा एक होता है योजक चिन्ह। तो योजक और निर्देशक में अंतर होता है। योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ सिमिलर शब्दों को हम एक साथ लिखते हैं, जैसे खाना पीना
रहन सहन, उनके बीच में जो चिन्ह आता है उसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। लेकिन ये जो होता है ये होता है निर्देशक चिन्ह। तो इंग्लिश में भी इनका नाम अलग अलग है। निर्देशक चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं डैश, और वो जो योजक चिन्ह है आपका उसको इंग्लिश में कहते हैं हाइफन। तो इनमें अंतर होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, मतलब इससे कंफ्यूज नहीं होना है अगर ऑप्शन में दोनों दे दिए जाएं तो योजक चिन्ह इससे थोड़ा छोटा रहता है और ये थोड़ा बड़ा रहता है, ये ध्यान रखना है बस। इसके बाद क्वेश्चन है अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखो अर्धविराम दिया हुआ भी है, ये कुछ इस तरह का होता है अर्धविराम, इस तरह से। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखो आप इसमें दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, ए और सी में, क्योंकि ये तो आपको पता है जहाँ पर रुकना होता है वहाँ पर हम अर्धविराम का यूज़ करते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, जहाँ अल्प विराम की तुलना में कुछ अधिक देर रुकना होता है। अल्प विराम भी आपको पता है, कुछ इस तरह से हम कोमा लगाते हैं, ये सिंगल कोमा जो लगाते हैं ये होता है अल्प विराम। और अल्प विराम से ज़्यादा अगर हमें रुकना होता है या फिर पूर्ण विराम से कम हमें रुकना होता है तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं ये वाला अर्धविराम चिन्ह। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलना सूचक चिन्ह का प्रयोग कब होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल टू, आपने मैथ में भी इसका यूज़ देखा होगा। तो हिंदी में बेसिकली इसको क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है बराबरी को दर्शाने के लिए। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब कौन सी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का टाइप हमसे पूछा है, वैसे तो संज्ञा का के बारे में ही पूछा है लेकिन टाइप हमें बताना है कौन सी संज्ञा होती है इसमें। तो देखो जाति का बोध हो रहा है अगर, तो आपको पता ही है जिसमें जिन संज्ञा शब्दों से जाति का बोध होता है तो वहाँ पर होती है जातिवाचक संज्ञा। एक पर्टिकुलर जाति, जैसे हम कह देते हैं जैसे किसी लड़की का हमें नाम पता नहीं है तो हम उसे लड़की कह देते हैं, तो वो पूरे जो लड़कियों का जो ग्रुप है उसको बिलोंग करती है वो। तो मतलब ऐसे ही जैसे हम किसी एक लड़के का नाम ना लेकर पूरा मतलब एक लड़का ही कह दें, मतलब लड़का कह दें, तो लड़का क्या है, एक कम्युनिटी है, एक पूरा जो है जाति है एक। इसी तरह से है जैसे हम नदी कह दें या फिर हम पर्वत कह दें, पर्टिकुलर नाम ना लेकर जब हम उसके ग्रुप का नाम ले लेते हैं तो वो एक तरह से जाति को डिनोट करता है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट। इसके बाद है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। देखो ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है संज्ञा के 5 भेद होते हैं वैसे तो नॉर्मली, वो जो आपको पता है ना 5 भेद जो होते हैं वो होते हैं अर्थ के आधार पर। हमसे पूछा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो देखो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आपने शब्द भेद पढ़ा होगा, शब्द भेद में 3 टाइप के जो शब्द होते हैं उसी तरह से संज्ञा के भी भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद हैं वो यही हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद है जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हों उन्हें डैश कहते हैं। देखो अभी जो हमें संज्ञा हमसे पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में, ये वाले में, इसमें हमसे टाइप पूछा मतलब कितने भेद हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, उन्हीं में से ये क्वेश्चन कर लिया हमसे। अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो आप बता पाएंगे। तो देखो इसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। वो कैसे, यौगिक शब्द जो हैं 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं और 2 शब्द भी वो जिनका अलग अलग अर्थ निकलता हो, मतलब अगर उनको जोड़ दो तो भी उनका एक अर्थ बन जाएगा और अगर उनको अलग अलग कर दो तो भी उनका अलग अलग अर्थ रहेगा अपना अलग अलग। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो घुड़सवार आपने शब्द सुना होगा, घुड़सवार अगर हमने 2 शब्दों को मिला दिया तो बनता है घुड़सवार, और अगर हम अलग अलग कर देंगे इनको घोड़ा और सवार तो इनका भी अलग अर्थ बन रहा है। तो अर्थ वाले शब्द हैं कि नहीं हैं, तो इसीलिए ये हमसे पूछा है सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ निकलता हो। तो जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हों उन्हें कहेंगे यौगिक। तो बी ऑप्शन इसमें होगा करेक्ट। लिंग किस भाषा का शब्द है। तो भाषा
बतानी है किस भाषा का शब्द है ये है संस्कृत भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, तो भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? पुल्लिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, या फिर उभयलिंग होती हैं, या इनमें से कोई नहीं? देखो मैं अगर बताऊं तो इसमें क्या है, भाववाचक जो संज्ञा होती है इसमें एक भाव का बोध होता है, मतलब भाव जैसे कि बुढ़ापा या फिर जवानी या फिर बच्चेपन, मतलब इसमें कई सारी चीज़ें जो होती हैं ये भाव होता है एक तरह से, जो हम देख नहीं सकते। तो वैसे तो अगर हम इनको शब्दों से देखें तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों तरह की होती हैं। तो इसमें ऑप्शन इस तरह का कोई दिया नहीं है जिसमें दोनों का आंसर दिया हो, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त क्रिया का यदि दूसरा खंड अकर्मक है तो कर्ता के साथ किसका प्रयोग नहीं होता है? तो देखो संयुक्त क्रिया आपको पता ही होगी, जहाँ पर दो क्रियाओं का प्रयोग होता है जिस वाक्य में, तो वो होती है संयुक्त क्रिया। और अकर्मक अगर नहीं पता है तो अकर्मक भी बता देती हूँ, जिसमें कर्म नहीं होता है, सीधे जो मतलब कार्य जो हो रहा है उसका फल कर्ता पर पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो इसमें हमसे पूछा है, अगर अकर्मक है, अकर्मक क्रिया दी हुई है संयुक्त क्रिया के अंदर, तो कर्ता के साथ किसका प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ने का यूज़ नहीं होता है कर्ता के साथ, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ये याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो एडवांस लेवल की हिंदी है ये, टीजीटी पीजीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। व्याकरण किस तरह के शब्दों को लेकर चलता है? अब देखो आपने पढ़े ही हैं शब्दों के बारे में, तो शब्द जो होते हैं व्याकरण में ये होते हैं सार्थक, क्योंकि निरर्थक का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता, तो निरर्थक शब्दों का जिक्र नहीं होता व्याकरण में। व्याकरण में सिर्फ बात की जाती है सार्थक शब्दों की, क्योंकि व्याकरण में हम जो है किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो व्याकरण में अगर हम शुद्ध भाषा लिखना मतलब सीख रहे हैं, लिखना या पढ़ना बोलना सीख रहे हैं, तो हम निरर्थक शब्दों की तो बात ही नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि हम तो शुद्ध वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं या शुद्ध शब्दों को बोलना सीख रहे हैं, तो उसमें तो सिर्फ सार्थक शब्दों का ही यूज़ होगा। तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो व्याकरण में सार्थक शब्दों का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? देखो सर्वनाम के ये सर्वनाम का एक टाइप है ये पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसके भी हमसे टाइप पूछे हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार के, और ये 3 टाइप आपने अक्सर धातु रूप में पढ़े होंगे। धातु रूप में किस तरह से, अभी आपको ध्यान आ जाएगा। देखो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो 3 तरह के पुरुष होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, क्रिया की उत्पत्ति किससे होती है? तो क्रिया कैसे बनती है बेसिकली ये बताना है। तो क्रिया बनती है धातु रूप से। धातु रूप आपने पढ़े होंगे, धातु रूप होते हैं जैसे पठ, लिख, चल। अब ये जो धातु रूप हैं इनमें हम कुछ शब्दों को जोड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे पढ़ में हमने ना जोड़ दिया तो क्या बन गया, पढ़ना, तो क्या बन गई हमारी क्रिया। तो इसका मूल शब्द जो होता है वो धातु होता है। पढ़, लिख, चल, इनसे हम क्रिया बनाएंगे अन्य शब्दों को जोड़कर, इसमें प्रत्यय जोड़कर इसमें बेसिकली हम क्या बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे डैश क्रिया कहते हैं। वैसे बेसिकली से फिल इन द ब्लैंक्स बोलना चाहिए। तो जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आक्रामक क्रिया। अभी हमने जाना भी था इससे पहले, आक्रामक क्रिया तो जिसमें कर्म नहीं होता, कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे इसका प्रभाव क्या है, कर्ता पर पड़ता है, जो भी काम किया जा रहा है, तो उसमें आक्रामक क्रिया होती है। जैसे बालक रोता है, तो बालक रोता है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बालक रोता है।
अब देखो इसमें कोई वो तो नहीं है, कर्म नहीं दिया हुआ, इसमें पहले तो कर्ता दिया हुआ है और सीधे फिर क्रिया दे दी है, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्म दिया हुआ होता है। मतलब और इसके पहचानने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लो क्या, क्यों, इनका जवाब अगर आपको मिले तो मान लो वो उसमें किसी सेंटेंस में अगर आपको इसका जवाब मिल रहा है क्या, क्यों, तो वो वहाँ होती है सकर्मक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, बालक फल खाता है। यहाँ पर हमने क्या देखा था? बालक रोता है, जिसमें कि कर्म नहीं है। बालक फल खाता है में क्या आ गया है? फल आ गया है। तो फल क्या हो गया? कर्म हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन पूछें कि बालक क्या खाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? बालक फल खाता है। तो क्या, क्यों, कैसे, इनके आंसर हमें मिलते हैं सकर्मक क्रिया में। इसी तरह से हम पहचान सकते हैं। अब जिसमें इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ना मिले या उनकी ज़रूरत ही ना पड़े क्वेश्चन करने की, तो उसमें उसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। तो इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद, जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे क्या कहते हैं? मतलब सर्वनाम का टाइप हमें बताना है। निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता तो सीधी सी बात है, उसे हम कह देंगे अनिश्चयवाचक। तो निश्चय का अपोजिट होता है ये अनिश्चय। अब निश्चित नहीं होता तो फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द का मतलब क्या होता है? अविकारी मतलब होते हैं जिनमें परिवर्तन ना किया जा सकते, लिंग वचन कर्म कारक के अनुसार। जैसे कि हम ये एक वचन द्विवचन ये बना देते हैं ना, एक वचन बहुवचन बना देते हैं, इस तरह से हम इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ऐसे शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो क्रिया की विशेषता कौन बताता है? ये बताते हैं क्रिया विशेषण। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो एडवांस लेवल की हिंदी थी ये, टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूपी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप DT+B की तैयारी कर रहे हो। तो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और कुछ अगर आप किसी टॉपिक पर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी बता दें। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड and keep watching Study More Knowledge.